नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंटरनेशनल पेन सेंटर दिल्ली में काम करता हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे थाई पेन की एक कंडीशन के बारे में जिसका नाम है मेराल्जिया पैरास्थेटिका। बहुत ही डिफिकल्ट नाम है बोलने में भी, लेकिन कंडीशन के बारे में जब हम बात करेंगे विस्तार से तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है थाई के अंदर दर्द, थाई के बाहर वाले हिस्से में दर्द। कभी कभी ये दर्द आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी जा सकता है, बट ज़्यादातर ये थाई के बाहर वाली तरफ होता है। और ये कंडीशन होती है एक नस की वजह से। उस नस का नाम है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। लैटरल मतलब बाहर की तरफ, क्यूटेनियस मतलब चमड़ी वाली नस, नर्व ऑफ द थाई मतलब जांग की नस। और क्यूटेनियस नर्व का मतलब ये है कि वो किसी मांसपेशी को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो ये सिर्फ चमड़ी की जो सेंसेशन है, वहाँ से जो फीलिंग होती है उसको लेकर के मस्तिष्क तक जाती है ताकि हमें पता चल पाए वहाँ पे कोई चीज़ छू रही है या दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। जब इस नस में प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से जो है वो दर्द उठता है और उसी कंडीशन को हम मेराल्जिया पैरास्थेटिका कहते हैं। और ये नस निकलती है स्पाइन के अंदर से और हमारे पेट के अंदर से होती हुई ग्रोइन में पहुंचती है और वहाँ से होती हुई ये थाई के अंदर जाती है। किसी वजह से अगर किसी भी हिस्से में ये नस पे दबाव आ जाए या चोट आ जाए तो उसकी वजह से जिस हिस्से में ये जाती है वहाँ पे परेशानी होती है, और उसी परेशानी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये परेशानी आखिर होती क्यों है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सबसे कॉमन जो इसका कारण है वो इस नस के ऊपर कहीं पे दबाव यानी कि पिंचिंग ऑफ द नर्व की वजह से होती है। और ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ से ये नस पेट में से होती हुई थाई के अंदर घुसती है। उस जगह में एक लिगामेंट होता है जिसे हम इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं, और थाई में घुसने के लिए इसको अपना एंगल चेंज करना पड़ता है, और जब ऐसा वो करती है तो उस जगह पे वो पिंच होने लगती है। और ज़्यादातर लोगों में ये कंडीशन जो है एक ही तरफ होती है, बट 20% लोगों में ये कंडीशन दोनों तरफ भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम आदमियों में ज़्यादा होती है, खास करके 40 से 60 साल के बीच में जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे कि अगर किसी के पेट के अंदर प्रेशर बढ़ रहा हो या उसका पेट डिस्टेंड हो रहा हो उसकी वजह से। अगर कोई मोटापे से परेशान है तो उसमें भी ये ज़्यादा देखा जाता है ये प्रॉब्लम। उसके अलावा जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं या बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट्स पहनते हैं, जैसे कि जीन्स हो गया या मिलिट्री की जो गियर होता है वो हो गया या पुलिस वालों की यूनिफॉर्म हो गई, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोगों में थायराइड जिनको हो उनमें भी देखा गया है ये प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और कभी-कभी एक्सीडेंट्स में जैसे कि सीट बेल्ट बांधी हो और उसकी साथ में इंजरी हो, या कोई सर्जरी हुई हो जैसे कि हिप की सर्जरी या बैक की सर्जरी, खास करके वो सर्जरी जिसमें कहीं बोन से ग्राफ्ट लिया गया हो, जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है उसके ऊपर से, या जो की होल लैप्रोस्कोपिक हर्निया की सर्जरी होती है, इन सब कंडीशंस में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी इस नस पे चोट आए तो उसमें एक गांठ बन जाती है जिसे हम न्यूरोमा कहते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। उन लोगों में जिनमें दोनों लेग्स जो हैं एक ही बराबर नहीं है, यानी कि उनकी लेंथ में कुछ फ़र्क है, उनमें भी ये प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा वो लोग जो बहुत लंबे समय तक जिनके लेग्स का मोशन होता रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाले लोग या साइकिलिंग करने वाले लोग या फुटबॉल खेलने वाले लोग या जिमनास्ट या बॉडी बिल्डर्स या स्टेनुअस एक्सरसाइज करने वाले लोग, उन सब में भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना है थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी बोला, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो दर्द है, जो एक करंट की तरह, जलन की तरह, एक चुभन की तरह थाई के बाहरी हिस्से में, सामने की तरफ और कभी कभी पीछे की तरफ भी हो सकता है, और ये दर्द जो है घुटने तक जा सकता है। कभी कभी ग्रोइन में और बटक में भी ये दर्द देखा जाता है। और साथ ही साथ जिस हिस्से में ये नस जाती है, यानी कि जिस हिस्से के बारे में हमने अभी बात करी है, वहाँ पे सुनपना, झंझनाहट
या सेंसेशन का ऑल्टर होना भी एक सिम्टम है जो कॉमनली देखा जाता है। कुछ पोजीशन जैसे कि बहुत देर तक खड़े रहना या स्क्वाट करना, उन सब में ये दर्द बढ़ सकता है और बैठने से कभी कभी इस दर्द में आराम आता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस कंडीशन का डायग्नोसिस कैसे होता है। ज़्यादातर लोगों में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमें क्लू मिलता है कि ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा हम सिंपल टेस्ट करते हैं जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि जिस एरिया में नस जाती है वहाँ पे सेंसेशन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। इस नस के ऊपर अगर हम ग्रॉइन एरिया में दबाव डालें तो क्या उससे दर्द बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर हम हिप को पीछे की तरफ मूव करें, जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, तो उससे भी दर्द बन सकता है। और डायग्नोसिस बनाने के लिए हम मदद ले सकते हैं अदर इन्वेस्टिगेशंस की, जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन। मैंने पहले ये कंडीशन को अल्ट्रासाउंड स्कैन से भी डायग्नोस किया है, स्पेशली जब इसमें सूजन हो इस नस में, यानी कि न्यूरोमा हो। अल्ट्रासाउंड स्कैन के अलावा एमआरआई भी हम करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि यही प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और तो नहीं है। उसके अलावा स्पेशलिस्ट टेस्ट होते हैं जैसे एमआर न्यूरोग्राफी, यानी कि एमआरआई स्कैन जो नसों को अच्छे से विस्तार से दिखाता हो, उसकी भी हम मदद ले सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी डाउट रहे या कंफर्म ना हो कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, तो एक चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि इस नस को हम सुन करते हैं अल्ट्रासाउंड से देखते हुए, और अगर उससे दर्द चले जाए तो ये कंफर्मेटरी है कि यही प्रॉब्लम है। एक बार डायग्नोसिस बन गया तो अगला लाजमी सवाल जो है वो ये उठता है कि हमने इसके लिए करना क्या है, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ये कंडीशन है तो इसका प्रोग्नोसिस गुड है, मतलब कि ज़्यादातर लोग इससे ट्रीटमेंट से इससे निजात पा सकते हैं या रिलीफ पा सकते हैं। और ट्रीटमेंट का मतलब होगा बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाइयों का इस्तेमाल, फिजिकल थेरेपी, और अगर ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इन सब विकल्पों के अलावा कभी कभी हम सर्जरी का भी उपयोग करते हैं अगर ये सब चीज़ें फेल हो जाए तो इन चीज़ों के बारे में एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब हुआ जैसे कि टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना, बेल्ट नहीं पहनना टाइट, और अगर वजन बढ़ा है तो उसको कम करना। उसके अलावा जिन जिन एक्टिविटीज से ये चीज़ दर्द प्रोवोक हो रहा है उनको अवॉइड करना, तो ये सारे बन जाते हैं मिला जुला के लाइफस्टाइल चेंजेस। दवाइयों की अगर हम बात करें तो नसों पे काम करने वाली दवाइयाँ, जिसे हम न्यूरोपैथिक पेन किलर्स भी कहते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी इस्तेमाल करते हैं, खास करके शुरुआत वाली कंडीशंस में। इंजेक्शंस की जो हमने पहले बात करी उसमें हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए जहाँ पे नस है उसको हम देख सकते हैं, और उस जगह में हम डालते हैं थोड़ा सा सुन्न करने की दवाई और स्टेरॉइड्स। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वहाँ पे दर्द में आराम और इन्फ्लेमेशन में आराम आता है। और ये प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि ओपीडी में या डे केयर में किया जा सकता है, और इससे ना सिर्फ हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है बल्कि इससे आपको लंबा रिलीफ भी मिल सकता है। जितना करने वाला इंसान स्किल्ड होगा वो इस नस की हर एक ब्रांच को, कई बार ये नस जो है वो 3, 4, 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक ब्रांच को पकड़ करके वो सुन कर सकता है, और उससे जो है हमारा जो रिलीफ के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये काम तभी संभव है जब हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करें ये प्रोसीजर करते समय, यानी कि अल्ट्रासाउंड से देखते हुए हम हर एक नस की ब्रांच के पास में दवाई दें, ताकि जो है सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाएं। अब अगर इन सिंपल इंजेक्शन से लंबा आराम आपको ना मिले तो हम जो एक और ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट का मेन मकसद होता है जो आपका रिलीफ का जो ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा सकें, यानी कि आपको लंबा आराम दे पाए। इसमें खास तरह की नीडल होती है जो नस के पास तक ले जाई जाती है, और फिर उस सुई को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन से जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन जो पेन सिग्नल जा रहे हैं नस में उनके ऊपर काम करते हुए उनको कम करने की कोशिश करती है। एक और विकल्प जो हम इस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्रायो एब्लेशन कहते हैं। क्रायो एब्लेशन मतलब उस नस को फ्रीज करना -80 डिग्रीज तक। उसमें भी एक खास तरह का प्रोब होता है, उसको हम नस के पास तक ले जाते हैं। इस प्रोसीजर में कोई कट या इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्रोब जब नस के पास पहुंच जाए तो हम उसकी जो टिप होती है उसको हम
फ्रीज करते हैं, जो वहाँ पे एक आइस बॉल बनती है और जो नस है वो एक तरह से फ्रीज हो जाती है और उसकी वजह से बिना उसको डैमेज किए लंबा 6 महीना 8 महीना या कई बार उससे भी ज़्यादा लंबा आराम हम आपको दे पाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बोला, अगर ये सब फेल हो जाएं तो आपके पास सर्जिकल विकल्प भी हैं आराम देने के लिए, लेकिन उनकी ज़रूरत हमें ज़्यादातर नहीं पड़ती है। सर्जिकल विकल्प की अगर हम बात करें तो नस पे जहाँ दबाव होता है उस दबाव को हटाने की कोशिश करना या कई बार इस नस के एक हिस्से को हटा देना यानी कि काट देना, जिसे हम न्यूरेक्टमी कहते हैं, वो भी किया जा सकता है। लेकिन वैसा करने से जिस हिस्से में नस जाती है वहाँ पे लंबे समय या परमानेंट सुनपना आने की संभावना रहती है। तो अगर आप इस कंडीशन से परेशान हैं तो इसमें कोई होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोगों में अच्छे तरीके से संभव है और आपको लंबा आराम दे पाना संभव है। ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट से राय लें और इसका समय रहते सही ट्रीटमेंट कराएं ताकि आपको ये लंबा परेशान ना करे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी और बहुत सारी पेन की कंडीशंस के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।